नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिस्चुला और पेरिनल एब्सेस की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेरिनल एब्सेस और फिस्चुला का विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं और वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं उस ट्रीटमेंट के दौरान जो विदाउट सर्जरी होता है। तो वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग पेरियनल एब्सेस और फिस्चुला से सफ़र कर रहे हैं। तो कल मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आता है और वो पेशेंट बोलता है कि सर मैं बहुत टाइम से कुछ मेडिसिन्स खा रहा था, पेन किलर मैं ले रहा था, एंटीबायोटिक्स खा रहा था और मल्टीविटामिन्स भी खा रहा था, एंटासिड भी खा रहा था और उससे मुझे बिल्कुल आराम हो गया था। मेरा पस आना बिल्कुल बंद हो गया था और पेन भी बिल्कुल चला गया था, सूजन बिल्कुल चली गई थी। लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद की, कुछ दिन के बाद वापस से वही कंडीशन स्टार्ट हो गई। और एक प्रॉब्लम और हो गई कि जहाँ एक छेद था वहाँ पर अब दो छेद हो गए, यानी दो जगह से पस आ रहा है और बहुत ज़्यादा पस आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब दूसरी बार ये कंडीशन होती है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। जब मैं अपने पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री नोट करता हूँ, उसके पूरे जीवन, पूरी डेली लाइफ को जब समझता हूँ और जब मैं कुछ उन्हें एडवाइस करता हूँ तो पेशेंट का अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि सर हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर मुझे लगता है कि एक यही वजह है कि लोग इंटरनेट पर वीडियोस तो देखते हैं लेकिन डॉक्टर की पूरी बात नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है और इसी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। एक आधी अधूरी बात सुनना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर की बात पूरी तरह से सुने और समझे। तो ऐसी क्या गलतियां लोग करते हैं, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई स्किन की प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैंने देखा है कई बार जब काउंसलिंग करता हूँ, पेशेंट की बातें सुनता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कोई स्किन की एक प्रॉब्लम है। कोई लेप लगाया, कोई क्रीम लगाया, कोई पेन किलर खा ली और प्रॉब्लम उनकी तब सप्रेस हो जाती है। दर्द की दवा से दर्द का एहसास ही नहीं होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर ये देखते हैं कि पस आ रहा है तो पस सूखने की दवाई दे दो, पस आ रहा है तो पस काट के पस बाहर निकाल देते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि आपको इसको स्किन के लेवल पे ही ठीक करना है। पस तो बहुत बात की बात है। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो वहाँ पे पस बन जाता है। और पस क्यों बनता है? बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, इस वजह से पस बनता है। तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ क्यों हुई थी, ठीक है, वो पेन क्यों हो रहा था, वो इन्फेक्शन क्यों हुआ था, वो इन्फेक्शन कैसे ठीक होगा ताकि पस बनना बंद हो जाए, ये चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ तक सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम बाहरी तौर पे से पस को निकाला करेंगे या पस को सुखा देंगे, ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट लेंगे, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट हो, अगर हम सिर्फ पस को सुखाने का काम करेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई स्किन के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ लेप लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर क्यों आई, ये हमें जानना होगा, समझना होगा और हमें उस तरह का ट्रीटमेंट बॉडी को देना होगा, उस तरह की रेमेडी, उस तरह का डोज बॉडी की सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग देना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो यूट्यूब पर आते हैं और दवा बेचने का काम कर रहे हैं। आते हैं, बोलते हैं हीपरसल्फ खा लो, साइलिशिया खा लो, बेलाडोना खा लो, दो दो बूंद ले लो। आप जब किसी पेशेंट को जानते नहीं हैं, आप जब पेशेंट की सेंसिटिविटी को नहीं समझ सकते हैं, कि आपने पेशेंट को देखा नहीं है, पेशेंट से बात नहीं करी है, पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री नहीं ली है, पेशेंट किस टाइप का है, उसका वज़न कितना है, उसको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है,
या उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, सहन करने की क्षमताएं कैसी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मेकअप कैसा है, मोटा है, पतला है, दुबला है, किस तरह का है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, सीडेंट्री है। जब ये कुछ भी नहीं जाना है आपने और आप सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट पर आ रहे हैं, दवाइयाँ बता रहे हैं और लोग उसको ख़रीद कर खा रहे हैं और ये सोच कर खा रहे हैं कि होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, आयुर्वेदिक में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, एलोपैथी में हम कोई भी डॉक्टर आके कुछ जनरल मेडिसिन्स बता रहे खा रहे हैं। इंटरनेट पर दवाइयाँ इस तरीके से ख़रीद कर खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर अपने मेडिकल कॉलेज में क्या करता है, पढ़ाई करता है, ठीक है। वो पढ़ाई क्यों करता है इतनी पढ़ी? अगर दवाई देना, दवाई खाना इतना इजी होता तो कोई भी डॉक्टर आता, डॉक्टर बनता ही क्यों, सीधा मेडिकल खोलता। मेडिकल खोलना ज़्यादा इजी है, तो कोई भी मेडिकल खोल के और दवाइयाँ देना स्टार्ट कर देते, बेचते दवाइयाँ, ठीक है। बट इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता है। हर शरीर अलग होता है, उसकी भूख प्यास, उसकी मानसिक स्थिति, हर एक रोग की आवृत्ति प्रवृत्ति अलग अलग होती है। हर पेशेंट की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, उसका डोज भी अलग अलग होता है। सबके लिए सेम फार्मूला, सेम रेडीमेड दवाइयाँ काम नहीं करती है, ठीक है। प्रकृति में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग रेमेडीज़ हैं, ठीक है। तो कई बार रेमेडीज़ की जो क्वालिटी होती है उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि मेडिसिन की जो प्रिपरेशन है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग किस तरह की हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बेलाडोना खाना है तो आप बेलाडोना खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। आप अगर डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में कोई रेमेडी लेते हैं तब हम देखते हैं कि 15 डेज़ में कितना इम्प्रूवमेंट पेशेंट पे आ रहा है और उसके बेस पे हम आगे का ट्रीटमेंट सोच पाते हैं, ठीक है, आगे का डोज सोच पाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने, डॉक्टर ने इंटरनेट पर आकर कहा है कि ये दवाई ले लो, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देगी, आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे, बिना अपनी काउंसलिंग करे आप सिर्फ दवाइयाँ खरीद के खा रहे हैं, तो आप कब ठीक होंगे, कितना डोज आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये कैसे जान पाओगे? कैसे अंडर ऑब्जर्वेशन में आप ठीक हो पाओगे? कई बार क्या होता है कि हमें ये बाहर प्रॉब्लम पता नहीं चलती है, हमें लगता है ये स्किन की प्रॉब्लम है, बाहर हमें पेन महसूस नहीं हो रहा है, पस महसूस नहीं हो रहा है, बाहर पस आना बंद हो गया है, हम ठीक हो गए। लेकिन फिस्चुला पेरियनल एब्सेस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के अंदर चलती है, ठीक है, वो ब्रांचेस बनाती है, शाखाएं बनाती है। तो कई बार हम ऐसा सप्रेसिव ट्रीटमेंट ले लेते हैं जिसकी वजह से बाहर तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बाहर तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन वो अंदर ही अंदर ब्रांचेस बना रही है। तो इसका पता आपको कैसे चलेगा? जब तक आप डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रह के ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ ऐसे टेस्ट नहीं करवाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो आप कैसे अपनी बीमारी को पूरी तरीके से, और बीमारी ही नहीं, अपने शरीर को पूरी तरीके से ठीक कर पाओगे? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी गलती क्या करता है पेशेंट कि बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर को दिखाए वो चला जाता है मेडिकल स्टोर पर और वहाँ से ले आता है एंटीबायोटिक्स। आजकल बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले भी ऐसे ही बिना पर्ची के दवाइयाँ दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और पेशेंट को भी अवेयर होना चाहिए इसके प्रति कि अगर उसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं, बॉडी कुछ मैसेज दे रही है, तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उससे राय लेकर ही, उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में रहकर ही ट्रीटमेंट फॉलो करें। लेकिन लोग गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट मेडिकल पे जाते हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। और कुछ तो, कई बार तो मैंने ये भी देखा है पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि डॉक्टर खुद ही हैवी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। अब पता है सबसे बड़ी सोचने वाली और समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि एंटीबायोटिक आपको ठीक नहीं करती है। देखो, हमें लगता है कि पस हो रहा है, बैक्टीरिया हो रहा है, तो हम एंटीबायोटिक खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे एंटीबायोटिक बंद होती है पेशेंट की, कुछ टाइम के बाद वापस वही की वही प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये क्यों होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं ना, आप एंटीबायोटिक खाओगे, आप पेन किलर खाओगे, उसकी वजह से एसिडिटी होगी तो एंटा एसिड खाओगे, मल्टीविटामिन्स खाओगे, खाते रहोगे, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी डिसीज़ में नहीं आएगा और आपकी डिसीज़ वर्स्ट कंडीशन में चली जाएगी। और आगे जाके आपको खुद डॉक्टर बोलेंगे अब तो आपको
ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब आप इस चीज़ को समझना कि एंटीबायोटिक्स यहाँ पे क्यों काम नहीं करेगी। देखो, जहाँ पर पस पड़ा हुआ है, ठीक है, मरे हुए बैक्टीरियाज हैं वहाँ पर, ठीक है, इतना ज़्यादा पस कलेक्शन हो रहा है। अब इस पस कलेक्शन को एंटीबायोटिक क्यों नहीं ठीक कर पा रही है? क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आप जो एंटीबायोटिक खा रहे हो वो ब्लड में घुल रही है, तो वो ब्लड में घुल रही है तो वो कैसे उस चीज़ को ठीक कर पाएगी जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन ही कम हो रहा है? तो वहाँ पर उतना असर उसका नहीं दिखेगा जितना असर होना चाहिए। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स भी इस मामले में काम नहीं करती है। हाँ, बाहरी तौर पे जहाँ पर थोड़ा बहुत स्किन के लेवल पे काम कर जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो काम नहीं करती है। तो कई पेशेंट है जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, कुछ टाइम खाया, इम्प्रूवमेंट रहा, जैसी बंद की वापस से वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, फिर से पेन आया, फिर से पस कलेक्शन होने लग गया, और ब्रांचेस भी बढ़ जाती है, अंदर ब्रांचेस खुल जाती है, तो वहाँ पे अब 2 फिस्चुला ट्रैक बन गए हैं ठीक है। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि लेफ़्ट में भी हो गया, राइट में भी हो गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ एंटीबायोटिक के भरोसे ना चलें, बल्कि एक सही ट्रीटमेंट फॉलो करें जो आपके जो ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करे, ना कि सिर्फ पस को ड्राई करने या पस को कुछ टाइम के लिए सुखाने का या पेन को कुछ टाइम के लिए सप्रेस करने का काम करे। अब तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि वो फिस्चुला की दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन वो अपने कॉन्स्टिपेशन जो मेन जड़ है इस प्रॉब्लम की उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिस्चुला आया क्यों? पेट की समस्याओं की वजह से। जब ज़्यादा समय तक पेट से रिलेटेड समस्याएं चल रही होती है, या हम कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, या लाइफ स्टाइल हमारी गड़बड़ है, जो कुछ भी है, जो भी रीज़न है, या मानसिक तनाव काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब चल रहा है, और डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से कई लोगों को आईबीएस की समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, कई लोगों को गैस की समस्या है, कई लोगों को पाइल्स है, कई लोगों को फीशर है, कई लोगों को फिस्चुला की दिक्कत है, कई लोगों को एब्सेस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जड़ समझना ज़रूरी है कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर सही नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब एक तरफ आप फिस्चुला को ठीक करने की या ट्रैक को ठीक करने की दवाई ले रहे हैं, चाहे वो आप पस को सुखाने की दवाई ले रहे हो, ठीक है, और एक तरफ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कब्ज हो रही है, तो क्या होगा? प्रेशर डालोगे आप, जब भी आप मोशन के लिए जाओगे, स्टूल पास करोगे तो प्रेशर डालोगे, और जब आप प्रेशर डालोगे तो उस ट्रैक पर भी प्रेशर पड़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो इन्फेक्शन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वहाँ पर और ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप हो जाएगी। तो एक ये भी बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का कि वो अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखें। अब कब्ज़ को ठीक रखने के लिए मैंने पहले भी बताया है काफ़ी वीडियोस में कि आप खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, शुगर वाली जो चीज़ें हैं, चीनी ज़्यादा ना खाओ, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दो जो आपके पेट को डिस्टर्ब करती हो, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो मिल्क है वो नहीं पचता है, और वो ज़्यादा पेट को डिस्टर्ब करने का काम करता है, ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि आप जानते हो कि आजकल दूध में कितनी मिलावट आ रही, कितने इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से पेट की समस्याएं और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, बढ़ जाती है, डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्याएं ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। तो आप मिल्क को अवॉइड करो, मिल्क से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करो। आप घी खा सकते हो, आप छाछ पी सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप दूध, दही का यूज़ ना करो, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि दही तो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन हेल्दी कंडीशन में अच्छा होता है। जब आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना, तब कुछ कंडीशन में दही हेल्पफुल रहता है। जैसे अगर आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं तो दही आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, लेकिन और दही कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। लेकिन फिस्चुला की कंडीशन में, और उस कंडीशन में जब आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तब आपको दही अवॉइड करना है, ठीक है। तब आपके लिए दही हेल्पफुल नहीं होता है। तो कई पेशेंट में ये दिक्कत करता है
दही जो है डाइजेशन को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है कई पेशेंट में। तो आप कोशिश करिए कि दही कुछ समय के लिए अवॉइड करिए। आप छाछ पी सकते हो, छाछ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप घी खा सकते हो, घी भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखो। राइस को अवॉइड करो। ठीक है, चावल डाइजेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा डट के खाना खाते हैं। ठीक है, डट के खाना खाना मतलब ओवर ईटिंग, मतलब ओवर खाना खाते हैं, पूरा पेट भर के खाना खाते हैं। ठीक है, और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करो, चीज़ों को समझो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो हम में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो थोड़ी लाइफ स्टाइल को आपको बेटर करना होगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग बार बार सर्जरी करवाते हैं और सर्जरी करवाने से क्या होता है कि जो वहाँ की मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, लूज़ हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, एनल एरिया में, उसके मूवमेंट में भी बड़ी समस्याएं आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार सर्जरी कराई, ये देख लिया है ना सर्जरी करवा के, जितनी बार कट लगेगा, जितनी बार सर्जरी होगी, तो मोशन को रोकने वाली जो मांसपेशियां होती हैं जिन्हें इंस्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है, वो डिस्टर्ब होने लगती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पर इंसान का अपने मोशन पर कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए बिना किसी सर्जरी के इस प्रॉब्लम को ठीक करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहकर, ना कि सीधे तौर पर कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या कोई भी ऐसी दवाइयाँ सीधे तौर पर इंटरनेट पर देखकर ना खाएं। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी दवा को सेल करना नहीं है, यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ मैं, ना ही कोई चूर्ण या टेबलेट मुझे आपको सेल करना है। मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने देखा है जब मेरी पेशेंट से बात होती है तो पेशेंट इस कंडीशन में भी नहीं हो पाता है कि वो बैठ पाए सही से, वो लेट पाए सही से। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में पेशेंट जा रहा होता है और कई तरह की ओवर थिंकिंग बॉडी में चल रही होती है। तो मेरा मकसद ये है कि आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, आपको एक सटीक सही जानकारी मिले, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ आप कोई भी दवाइयाँ डायरेक्टली ख़रीद कर खाया करें और अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाया करें। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ऐसा भी मत समझिए कि ये कोई छोटी मोटी समस्या है और इजीली आप घर बैठे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बार बार सर्जरी करवाना भी ठीक नहीं है। चलो ठीक है, आपने एक बार सर्जरी करा ली या 2 बार सर्जरी करा ली, जब आपको सर्जरी करा के समझ में आ जाता है कि ये एक सही तरीका नहीं है इसको ठीक करने का, ये एक बीमारी है, एक रोग है जिसको बाहर से काट के या बार बार काटे जाने से ठीक नहीं होने वाला, इसको जड़ से ठीक करना ज़रूरी है। नहीं तो ये बार बार शरीर आपको सिम्टम देता रहेगा, मैसेज देता रहेगा, आप सिर्फ मैसेज को काट के बाहर करा करोगे, इससे इसका इलाज नहीं होने वाला है। कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में समझाया है कि ये एक इन्फेक्शन है और ये आपकी एनल ग्लैंड्स में होता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये आपको बहुत सारे सिम्टम्स देता है, जैसे पेन हो रहा है आपको, जैसे स्वेलिंग आ रही है आपको, जैसे आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर स्वेलिंग और पेन रहेगा तो वहाँ पर पस का कलेक्शन होने लग जाएगा। तो पस बहुत थर्ड स्टेज पर बन रहा है। सबसे पहले तो पेन और स्वेलिंग ही हो रही है वहाँ पे। ठीक है, इससे पहले भी आप डाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उस इन्फेक्शन को समझना होगा, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना होगा। और वो इन्फेक्शन सिर्फ एक जगह नहीं है, वो इन्फेक्शन सारी ग्लैंड्स में होता है। ठीक है, कई ग्लैंड्स में होता है और फिर बार बार वो ग्लैंड्स जो है इन्फेक्शन की वजह से डिस्टर्ब होती रहती है और आपको मोशन पास करने में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती रहती है और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाता है। जब तक आप एक सही जानकारी नहीं लेंगे और आप खुद उस समस्या को नहीं समझेंगे, तब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। आपका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉब्लम हुई डॉक्टर के पास भागो और सिर्फ उसको
काटे जाओ काटे जाओ। आपका सबसे पहला जो चीज़ बनती है वो है आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, उसको समझना, ताकि आप उसके लिए एक सटीक सही रास्ता देख सको कि मुझे किस डॉक्टर के पास कब जाना है, कौन सी प्रॉब्लम में जाना है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लासिकल होम्योपैथी एक बुनियादी नियम है जहाँ पर ये देखा जाता है कि हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज़। इस रूल से हमें चीज़ों को देखना होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ सिम्टम के बेस पे, या कोई पेन हो रहा है तो पेन किलर या पेन को दबाने के लिए कोई दवाई दे दें, या पस हो रहा है तो पस के लिए कोई दवाई दे दें। इससे पेशेंट ठीक नहीं होने वाला। हमें उस पर्सन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें यह डिसीज़ हुई है, कितने टाइम तक वो अपनी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, कितनी चीज़ों को उसने सप्रेस किया है, वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम एक राइट ट्रीटमेंट, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, एक राइट अप्रोच के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली तो ये कि पस से बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर पस आ रहा है, बह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि पस बहेगा। अगर बाहर की तरफ बहेगा तो वो अंदर की तरफ ब्रांचेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अगर पस आ रहा है तो अच्छी बात है, बस आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि वो आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट दे सके। जैसे जैसे अंदर ट्रैक हील होगा, पस का आना भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ठीक है, इसको बाहर से कोई लेप लगाकर या कोई ट्यूब लगाकर बाहर की स्किन को इस बाहर की स्किन से सप्रेस करने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो अंदर ही अंदर सब दबेगा और फिर और ब्रांचेस भी बना सकता है। तो ठीक है, अगर पस बाहर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोगों का पस बाहर नहीं आ पाता है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि पस बाहर आना चाहता है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। कई लोग पेन किलर और एंटीबायोटिक खा खा के उस रास्ते को दबाते रहते हैं, पेन को भी दबाते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर ट्रैक बनने लगता है और पस का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब वो फूटता है या उसको जब इंसीजर कराया जाता है, ठीक है, कट लगा के बाहर पस को निकाला जाता है, तो काफ़ी मात्रा में पस बाहर निकलता है। तो कोशिश करें कि पस को अंदर ना दबाएं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और हैवी पेन किलर्स, हैवी एंटीबायोटिक ना खाएं, पस को बाहर आने दें। पस इजीली बाहर आ जाता है अगर आप सीट बाथ करेंगे, है ना, गर्म पानी में बैठेंगे तो पस को बाहर आने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप सीट बाथ ज़रूर करें। एक बात और है कि आप पेट का ध्यान रखें, पेट बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। पेट का ध्यान जितना अच्छा रखेंगे आपकी प्रॉब्लम को हील होने में उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिना प्रेशर लगाए आपको मोशन पास करना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तीसरा, बैठने की जो आपकी पोजीशन है उसका ध्यान रखें। लंबे समय तक ना बैठे रहें, लंबे समय तक ड्राइव ना करें, गाड़ी ना चलाएं, वॉक करें, ठीक है, अपना काम नॉर्मली करते रहें, लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने की वजह से प्रेशर पड़ेगा और ब्रांचेस ओपन होगी। तो अगर आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करना, 10-15 मिनट के लिए थोड़ी वॉक करना, फिर बैठो, फिर वॉक करो, ऐसा आप कर सकते हो। दोस्तों, एनी हाउ मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी बॉडी के अंदर डीअरेंजमेंट होता है, बॉडी अंदर से परेशान होती है, डिस्टर्ब होती है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी बाहर की तरफ आपको मैसेज देती है कि हेलो मैं बीमार हूँ। तो वो अलग अलग सिम्टम्स आपको देती है बॉडी। आपको उन सिम्टम्स को समझकर बॉडी को ट्रीटमेंट देना होता है, तो शरीर ठीक होता है तो ये सिम्टम्स भी चले जाते हैं। फिस्चुला कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरा जाए। ठीक है, फिस्चुला होना नॉर्मल है, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, लेकिन इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर करते रहना इस प्रॉब्लम को, या सहन करते रहना सही नहीं है। एक राइट लाइफ स्टाइल को अपनाकर या एक सही चिकित्सा को अपनाकर आप अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो अपने लिए अच्छा डॉक्टर चूज़ करें, अच्छा डॉक्टर ढूंढें जो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट देता है। कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें पाइल्स हुआ है, फीशर हुआ है या फिस्चुला हुआ है, पेरिनल एब्सेस हुआ है, समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों चारों प्रॉब्लम जो है एनल एरिया में होती है, एनल एरिया के आसपास होती है।
तो पेशेंट समझ नहीं पाता है और डॉक्टर के पास भी जाता है तो कई बार गाँव में फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती है, या ऐसे डॉक्टर होते हैं जिन्हें पूरी तरीके से सही जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो इसको कई बार फिस्चुला को फीशर बोल देते हैं या पाइल्स बोल देते हैं, और वो मेडिसिन दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं। कई लोगों में तो मैंने देखा है स्टेरॉइड तक लगा देते हैं, तो बहुत बहुत गलत होता है उन लोगों के साथ। तो यार मैं तो आपको यही कहूँगा कि एक सही सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इस डिसीज़ को समझो, आप इस बीमारी को समझो, इससे घबराओ नहीं, ठीक है। पस आता है और लोग घबरा जाते हैं, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस प्रॉब्लम को बहुत सरलता से ठीक कर सकते हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। सही जानकारी अगर आपको होगी तो आप सही तरीके से अपनी बीमारियों से बाहर आ पाएंगे। दिक्कत यही है कि हम अपनी बीमारियों के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डाइजेशन से आई है, आपके डिस्टर्ब डाइजेशन से आई है। तो इसको हील होने में भी समय लगता है, घबराएं नहीं, पेशेंस रखें और सही ट्रीटमेंट लें। आई होप आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। नमस्कार।